नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर पर लगेगा फ्री सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री आवास पाने वाले जिले के लाभार्थियों का घर अब सौर ऊर्जा से रोशन होगा। इसके लिए सभी लाभार्थियों के घरों पर निःशुल्क सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। पहले चरण में 5000 आवासों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि पीएम आवास के लाभार्थियों पर बिजली बिल से आर्थिक भार बढ़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए निर्णय लिया है कि पीएम आवास योजना के तहत बने भवनों पर चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। बनारस में लगभग 25,000 प्रधानमंत्री आवास हैं, लिहाजा पहले चरण में 5,000 लाभार्थियों की आवास पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। मार्च से प्लांट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। सीडीओ हिमांशु नागपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों पर चरणवार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उम्मीद है कि मार्च से काम चालू हो जाएगा। सीएसआर से सभी आवासों पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा। यूपी में भूकंप के 2 झटके, 16 जिलों में असर। यूपी में सोमवार को 3 घंटे में भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए। पहली बार सुबह 5:36 पर, इसका केंद्र दिल्ली था। दूसरी बार सुबह 8:02, इसका केंद्र बिहार का सीवान था। दिल्ली में आए भूकंप से गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी के 7 जिलों में झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप के झटकों से आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। गाजियाबाद के लोगों ने कहा, पहली बार इतना तेज झटका लगा, पूरा घर हिल रहा है। ट्रेन के डिब्बे जैसा वाइब्रेशन हुआ। भूकंप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की। इसके साथ ही कहा, अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में अब कोई भी ले सकेगा शराब की दुकान। शराब दुकानों के आवंटन को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए आबकारी नीति 2025 से 26 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। शराब की दुकानों का इस बार रेनवाल नहीं किया जाएगा। 14 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शराब की दुकान लेने के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में इसके लिए 27 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की है। 6 मार्च को संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में निर्धारित स्थल पर पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। शराब की दुकान का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को हैसियत प्रमाण पत्र जो 1 जनवरी 2024 के पहले का ना हो, इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, आईटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, शपथ पत्र, नॉमिनी का शपथ पत्र आवश्यक होगा। यूपी में गंगा समेत 11 नदियों में चलेंगे क्रूज कार्गो। गंगा के बाद अब प्रदेश की राजधानी के बीच से निकली गोमती, यमुना, घाघरा, बेतवा, चंबल सहित 10 और नदियों में क्रूज और मालवाहक जहाज दिखें तो आश्चर्य नहीं होगा। प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के बाद सरकार नदियों को जल परिवहन के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही। सड़क मार्ग की तुलना में ₹1.20 और ट्रेन की तुलना में 30 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर माल ढुलाई सस्ती पड़ेगी। पिछले दिनों प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 23 जनवरी 2025 को वाराणसी में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय बनाने की मंजूरी दी है। इसी क्षेत्रीय कार्यालय के तहत प्रदेश की सभी नदियों के जलमार्ग आएंगे। प्रेमानंद महाराज आज रात से फिर पदयात्रा करेंगे। वृंदावन में विरोध के चलते बंद हुई संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा आज रात से फिर शुरू हो सकती है। 4 फरवरी को सोसाइटी के लोगों के विरोध के बाद महाराज ने यात्रा स्थगित कर दी थी। इसके बाद एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोग कल प्रेमानंद महाराज से माफी मांगने पहुंचे। सोसाइटी के लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज उसी रास्ते से दोबारा पदयात्रा शुरू कीजिए। इस पर महाराज ने आश्वासन दिया कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 2 बजे से उसी रास्ते से पदयात्रा शुरू करेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर आग लगी। 1 महीने में आग की 5वीं घटना। प्रयागराज महाकुंभ मेला परिसर में सोमवार दोपहर एक बार फिर आग लग गई है। सेक्टर 8 में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया है। श्री कपिमानस मंडल और उपभोक्ता संरक्षण समिति के शिविर में आग लगी थी। दोनों शिविर में 2-2 तंबू जले हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत सिंह राणा ने कहा, लगभग 3 बजे हमें टेंट में आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद हमारी गाड़ियां यहां पहुंची और हमने आग पर काबू पा लिया है। खाली टेंट था, कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे की जांच चल रही है।
योगी ने बताया कैसे 14 से 28 करोड़ कमाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुंबई से आए युवा कारोबारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, महाकुंभ में शिवालय पार्क की लागत 14 करोड़ थी। 21 दिन में इसे तैयार करने वाली संस्था ने लागत के साथ 14 करोड़ मुनाफा भी कमा लिया। आप उद्यमी हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इतनी तेजी से किसी बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। अगर आस्था को सम्मान दिया गया होता तो आज प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंची होती। कुंभ में अब तक 53 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अभी 9 दिन यह उत्सव ऐसे ही चलेगा। यह भारत की पोटेंशियल है। महाकुंभ की तैयारियों और प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,50,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। यूपी सरकार के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा पूछा। कुशीनगर की मस्जिद क्यों तोड़ी? कुशीनगर में मदनी मस्जिद तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा। यह कोर्ट के पहले के आदेश की अवहेलना का गंभीर मामला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने उसी दिन साफ आदेश दिया था कि बिना पहले सूचना और सुनवाई का मौका दिए किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। मामला हाटा नगर पालिका क्षेत्र का है। बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से मांगा सदन चलाने में सहयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जनहित के मुद्दों को सदन में रखने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ चर्चा से प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में सरकार की मदद करें। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में नेता सदन एवं मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें एवं स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। अयोध्या में 300 पुलिसकर्मियों के लिए आवास बनकर तैयार। रामनगरी में 300 पुलिसकर्मियों का आवास बनकर तैयार हो गया है। अयोध्या धाम में तुलसी कन्या इंटर कॉलेज के पीछे पुलिस विभाग की भूमि पर 4 मंजिला इमारत के अब हैंडओवर की तैयारी की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च तक पुलिस विभाग को हैंडओवर हो जाएगा। पत्राचार किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को अब तक अयोध्या ड्यूटी करने के लिए अयोध्या नगर से लगभग 7 किलोमीटर जाना पड़ता था। कभी कभी जाम या विभिन्न दिवस में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के समय जब वाहन प्रतिबंधित कर दिए जाते थे तो ऐसे समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों की इस बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। 300 पुलिस कर्मियों के रहने के लिए आवास बनाए जा चुके हैं। प्रयागराज जंक्शन पर नहीं आएंगी 15 ट्रेनें 26 फरवरी तक। संगम स्टेशन बंद। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन रविवार को भी नहीं खुला। इसे 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ पर्व के बाद 27 फरवरी से संगम रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को हर स्नान पर्व से पहले बंद कर दिया जाता था। रविवार को भीड़ को देखते हुए अब महाकुंभ तक प्रयागराज संगम स्टेशन से संचालन रोक दिया गया है। स्टेशन परिसर में पुलिस लगी है। यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 18 फरवरी मंगलवार को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। रात में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तेज हवाएं चलने की संभावना है। फरवरी महीने में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 7.5 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री है, जो सामान्य से 7.5 डिग्री अधिक है से 3 डिग्री अधिक है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, किंतु बारिश की कोई संभावना नहीं है। महाकुंभ में लगी भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी। प्रयागराज महाकुंभ में भारतीय रेलवे जहां एक और सफल भीड़ प्रबंधन और रिकॉर्ड मेला स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेला क्षेत्र में लगी रेलवे की प्रदर्शनी भारतीय रेलवे में विरासत और विकास को प्रदर्शित कर रही है। महाकुंभ में लगी रेलवे की प्रदर्शनी में चिनाब और पंबन ब्रिज के मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रेलवे की आधुनिक तकनीकी से युक्त नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन के बारे में आमजन को बताया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे के देश के युद्ध और महत्वपूर्ण अवसरों पर किए गए योगदान को भी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर विधानसभा परिसर में विभिन्न भित्ति चित्रों का अनावरण भी किया गया। विधानसभा को हाईटेक और अधिक कलात्मक बनाने के क्रम में इस कार्य को पूरा किया गया है। नवनिर्मित भित्ति चित्रों में भारत की ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक व्यवस्था को उकेरा गया है। इनमें गीता के विभिन्न प्रसंग भी दर्शाए गए हैं, जिससे विधानसभा भवन अब और भी अधिक भव्य और आकर्षक दिखने लगा है। पहले लकड़ी का गेट हुआ करता था, जिसे अब अत्याधुनिक और नक्काशीदार स्टील के मजबूत गेट से बदल दिया गया है। गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के मोदीनगर इलाके के एक गांव में आज एक अवैध मदरसे पर योगी सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। प्रशासन की ओर से अवैध मदरसे पर यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। कोर्ट ने इस मदरसे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मदरसा बोर्ड एग्जाम 24% ने पहले दिन छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हुई। 2 पालियों में वाराणसी के 10 सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के पहले दिन 24% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। हाई स्कूल में 454 और इंटर में 95 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे। सभी सेंटरों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। परीक्षार्थियों को चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। किसानों की 70% भूमि उद्योगपतियों को देना चाहती है सरकार। नवीन मंडी स्थल पर भाकियू की पहली पंचायत में किसान हित में कई प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही किसान नेता भाजपा सरकार पर खूब गरजे। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि वर्ष 2047 तक सरकार का लक्ष्य पूंजीपतियों के लिए किसानों की 70% जमीन हासिल करना है। आर पार की लड़ाई का समय आ गया। किसान मजदूर चुनाव से दूर रहकर संगठन को मजबूती देने का कार्य करें। भाकियू प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। दबाने की साजिश रची जा रही है, जिसके चलते झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, लेकिन कर्ज खूब दिया जा रहा है। किसानों को कर्जदार बनाकर उनकी जमीन छीनने की मंशा है। यूपी में अब मोबाइल, लैपटॉप सहित वस्तुएं चोरी होने पर थाने की मुहर से काम नहीं चलेगा। मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चोरी होने की शिकायत के प्रार्थना पत्र पर सिर्फ थाने की मुहर लगाने से काम नहीं चलेगा। अब इसकी थाने की जीडी और सीसीटीएनएस पर भी एंट्री करनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वस्तुओं के चोरी होने की शिकायत पर थाने की मुहर लगाने की प्रवृत्ति को लेकर नाराजगी जताने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को इस बाबत नियमों के मुताबिक कार्यवाही करने को कहा है। चंदौली में 90 दिव्यांगों को मिली निःशुल्क ट्राईसाइकिल। चंदौली के कृषि विज्ञान केंद्र में सोमवार को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 90 दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल और सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक जायसवाल ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग योजना, रोजगार योजना और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही बस और ट्रेन यात्रा में विशेष छूट का भी प्रावधान है। लखनऊ सहित 13 धार्मिक व बड़े शहरों के विकास का खाका तैयार। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े होने के साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों का खाका तैयार किया गया है। पहले चरण में ऐसे 13 शहरों में 3 चरणों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इन शहरों के विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी। बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं के जरिए इन शहरों में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी व प्रयागराज के विकास से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। अब इसके मुताबिक ही योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुनी जन समस्याएं। राजधानी लखनऊ में सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में जनता दर्शन आयोजित किया। यहां उन्होंने फरियादियों की पीड़ा सुनी। उन्होंने लोगों हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि उनकी समस्याओं का निदान कराने का भरोसा दिलाया। समस्याओं को सुनकर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों समस्या के निदान के लिए निर्देशित किया। कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। निर्देशित किया इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सड़क सुरक्षा के तहत स्कूल बसों की होगी जांच। सोनभद्र डीएम बीएन सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में
जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिए। सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। टीएम ने स्पष्ट किया कि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। स्कूलों में यातायात जागरूकता के लिए वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रोड संकेतक लगाए जाएंगे और सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। 20 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सांसद राहुल गांधी का संभावित दौरा 20 फरवरी से है। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। खासकर नगर पालिका चेयरमैन ने शहर के विकास को लेकर एजेंडा तैयार किया है, जिस पर वह राहुल गांधी से बात करेंगे। सिटी रिसोर्स सेंटर को चालू कराने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। साथ ही सांसद से इस मुद्दे को लोकसभा में उठाना को कहा जा सकता है। साथ ही नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज को खोले जाने की बात रखी जाएगी। वहीं कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को लेकर भी सांसद पार्टी के पदाधिकारियों से बात करने के साथ जिले के विकास कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। पत्नी के चक्कर में फर्जी आईपीएस अफसर बना पति। बिहार के बाद अब यूपी में भर्ती फर्जी आईपीएस की पोल खुल गई। पत्नी के कहने पर आरोपी रुतबा झाड़ने के लिए फर्जी आईपीएस बनकर पहुंच गया। गश्त के दौरान आईपीएस के आने की सूचना जलेसर पुलिस को हुई और जानकारी की। कार में दरोगा की कैप होने पर पुलिस को शक हुआ और थाने लाकर बैच के बारे में पूछताछ की। आरोपी की पोल खुल गई। पूछताछ के दौरान जेल भेजने की कहने पर फर्जी आईपीएस की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आरोपी को जमानत देते हुए आगरा उपचार के लिए भेजा गया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यूपी में 57 लाख से ज्यादा लोगों ने एक बार भी नहीं जमा किया बिजली बिल। उत्तर प्रदेश में बकाया बिलों पर ब्याज में राहत देकर बिजली बिल जमा करवाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चल रही है। बीते साल 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन स्थिति यह है कि एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं में से 10% को भी इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 57 लाख से ज्यादा है और इनके ऊपर 14,765 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इस राशि में अभी सरचार्ज नहीं जुड़ा है। जानकारों के मुताबिक एक मुश्त समाधान योजना में उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा बकाया वसूलने के लिए दूसरी बार इसे विस्तार दिया गया है। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर 1,80,000 की ठगी हो गई। महाराष्ट्र की बुजुर्ग महिला श्रद्धालु को वीआईपी दर्शन कराने का झांसा देकर कर्नाटक के एक जालसाज ने 1,80,000 रुपए ठग लिए। अयोध्या पहुंचने पर ठगी की जानकारी हुई तो पीड़ित ने कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के दीन दयाल नगर, ठाणे, विष्णुनगर, हांविवली निवासी कविता शेट्टी ने कोतवाली अयोध्या में दर्ज एफआईआर में बताया कि सुरेश आचार्य नामक एक व्यक्ति उनके ऑफिस में मिलने आया था। उनकी मां कस्तूरी शेट्टी से भी उसने मुलाकात की और उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा दिया। गाजियाबाद से सीधा जुड़ेगा लोनी। दिल्ली से सटा लोनी इलाका गाजियाबाद से सीधे जुड़ेगा। इसके लिए कुल 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बनाई जा रही है। यह रोड बनने से गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड की सेंट्रल वर्ज को विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसमें मिट्टी डालने का बाद पौधारोपण भी होगा ताकि इस मार्ग की दूर से ही पहचान की जा सके। साथ ही निर्मित मार्ग के दोनों ओर भी हरियाली होगी। जीडीए गाजियाबाद से लोनी को सीधे जोड़ने के लिए कुल 20 किलोमीटर लंबी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा है। पहले चरण में दिल्ली मेरठ रोड के मनन धाम मंदिर से रोड शाहपुर निजमोर्टा, मथुरापुर गांव, शमशेरपुर गांव और चंपतपुर गांव होते हुए लोनी के भनेड़ा खुर्द में जाकर खत्म होगी। मुख्यमंत्री योगी को मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान। भारतीय पर्वतीय महासभा के तत्वावधान में गोमती नगर स्थित बौद्ध सभागार में 3 मार्च को वार्षिकोत्सव व वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी के नेतृत्व में महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। इस मौके पर महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय उत्तराखंड गौरव सम्मान से अलंकृत किया। बरेली जिले में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। आगामी बोर्ड परीक्षाओं की सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी और बीएसए ने सोमवार को टीम के साथ राजकीय इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर मौजूद व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे आईपीएल के 7 मुकाबले। यूपी में क्रिकेट प्रेमियों को इंडियन प्रीमियर लीग के जिन हाई वोल्टेज मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार था,
उसका शेड्यूल रविवार को जारी कर दिया गया। इस बार एलएसजी अपने घरेलू मैदान अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 7 मैच खेलेगी। 1, 4, 12, 14, 22 अप्रैल, 9 और 18 मई को ये मुकाबले होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत एलएसजी के कप्तान के रूप में इकाना में अपना पहला मैच 1 अप्रैल को खेलेंगे। योगी सरकार ने बढ़ाया राजस्व का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में विकास कार्यों, वेतन, पेंशन, ब्याज व अन्य राजस्व खर्चों में होने वाली बढ़ोतरी का भार वहन करने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुटी है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व के रूप में वर्तमान वर्ष की तुलना में करीब 37,000 करोड़ रुपए अधिक कमाई का अनुमान लगाया है। खर्च और कमाई में होने वाली अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ही इस साल के लिए बजट का आकार तय किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने राज्य के मुख्य करों से होने वाली जो आय अनुमानित की है वह लगभग 3.05 लाख करोड़ रुपए है। राज्य सरकार करेतर राजस्व के मदों से करीब 26,000 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, यह अनुमान किया गया है। आगरा जिले में नालियों पर बनाए बाथरूमों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। आगरा में सोमवार को अवैध निर्माणों पर नगर निगम का बुलडोजर गरजा। लगड़े की चौकी स्थित नगला छिद्दा में 18 पक्के निर्माण ध्वस्त किए। यहां कई लोगों ने नालियों पर अवैध रूप से बाथरूम बना लिए थे। इन सभी को बुलडोजर से ढा दिया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। नगर निगम प्रवर्तन दल ने अतिक्रमणकारियों को पूर्व कई बार अतिक्रमण हटाए जाने की चेतावनी दी गई। इसके बावजूद लोगों ने सड़क पर से अतिक्रमण नहीं हटाए तो विगत दिनों वहां लाल निशान लगाकर अंतिम चेतावनी दी गई। इसके पर भी जब अतिक्रमणकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगी तो नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार को लंगड़े की चौकी से पुलिस बल के साथ बुलडोजर की सहायता से सभी पक्के निर्माणों को ध्वस्त करा दिया। मेरठ कॉलेज में हरे पेड़ काटने का विरोध, छात्रों और पुलिस में झड़प। मेरठ कॉलेज में सोमवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। कॉलेज प्रबंधन द्वारा परिसर से 100 से अधिक हरे पेड़ों को काटे जाने के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र नेता विजित तालियान के अनुसार उन्होंने इस मामले में प्राचार्य से शिकायत की थी, लेकिन प्राचार्य के असंवेदनशील रवैये से नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रशासन का पुतला बनाकर शव यात्रा निकाली। मायावती ने दिल्ली चुनाव में मिली हार पर मिला बड़ा फैसला। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से निराश न हो और पूरे जोर शोर से आंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखे। बसपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली चुनाव भी दो पार्टियों के बीच ज्यादातर राजनीतिक द्वेष व चुनावी छलावा ही बनकर रह गया, जिसके चलते वहां के बहुजनों की स्थिति सुधरने वाली नहीं लगती है। मायावती ने सोमवार को दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। साथ ही दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। चारबाग रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जैसी भीड़, 26 फरवरी तक ट्रेनों में सीटें फुल। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रोजाना यात्रियों की भारी भीड़ पहुंच रही है। प्रयागराज, अयोध्या और बनारस से आवाजाही करने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। मेला स्पेशल ट्रेन, गोमती एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बेकाबू नजर आ रही। रविवार को नई दिल्ली से पहुंची फाफामू मेला स्पेशल ट्रेन में भीड़ के चलते लखनऊ से कई यात्री ट्रेन में नहीं बैठ पाए। गोमती एक्सप्रेस से भी यात्रियों का हुजूम प्रयागराज जाने के लिए नजर आया। इसके साथ ही वंदे भारत सहित अन्य ट्रेन भी हाउसफुल चल रही हैं। कानपुर देहात में खाद्य विभाग की कार्रवाई। कानपुर देहात में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम ने रनिया स्थित कोहली नमकीन एंड टी स्टॉल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम को 4 किलोग्राम दूषित चटनी मिली, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने प्रतिष्ठान से छेने का रसगुल्ला, खोया गुजिया, मिश्रित दूध, बेसन और पकौड़ी के नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय का सही उपयोग और नियमित अभ्यास छात्रों को अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगा। 10वीं के छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए बीकेटी इंटर कॉलेज के विज्ञान के शिक्षक अजय कुमार पांडेय ने कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। 10वीं के छात्र छात्राएं मॉडल पेपर के साथ इन टिप्स से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आगरा की सड़कों पर हादसे रोकने को पहल, आवारा कुत्तों को पहनाए जाएंगे रिफ्लेक्टर।
आगरा शहर की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्ते अब हादसों का सबब नहीं बनेंगे। बेसहारा कुत्तों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देशन में नगर निगम कुत्तों के गले में रिफ्लेक्टर कॉलर पहनाएगा। वाहन चालकों और कुत्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शहर भर में कुत्तों को रिफ्लेक्टर नेक कॉलर पहनाने का अभियान शुरू किया है। इस कॉलर को पहनने के बाद आवारा कुत्ते रात के अंधेरे में दूर से ही वाहन चालक को नजर आ सकेंगे। रात के समय अक्सर वाहन चालक अचानक सड़क पर आए कुत्तों को देख नहीं पाते, जिससे न केवल कुत्तों की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि कई बार वाहन चालक भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस पहल से वाहन चालक दूर से ही कुत्तों को देख सकेंगे और समय रहते अपनी गाड़ी नियंत्रित कर हादसे से बच पाएंगे। अलीगढ़ में बिना लाइसेंस मीट सप्लाई पर प्रशासन हुआ सख्त। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिनों बीफ बिरयानी का नोटिस वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। यह नोटिस वायरल होने के बाद प्रशासन की एफडीआई टीम ने मामले की जांच की थी। डीएम ने इस मामले की जांच अधिकारियों को सौंपी थी। जांच में यह सामने आया था कि बिना लाइसेंस के ही यूनिवर्सिटी में मीट और चिकन सप्लाई किया जा रहा था। सप्लायरों के पास खाद्य सुरक्षा से जुड़ा कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था, जिसके बाद इस मामले में एडीएम कोर्ट में वाद दाखिल किया गया है, जिसके बाद इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।